आज का टॉपिक है वेव मोशन। वेव मोशन में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी इक्वेशन ऑफ वेव, प्रोग्रेसिव वेव, उसके बाद बिट्स एनालिसिस एंड डॉपलर इफेक्ट। ये तीन ही मेन टॉपिक्स है इसमें। सबसे पहले बेसिक जो है इसके वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ अ वेव is equal to frequency into wavelength. Velocity of a wave is frequency into wavelength. इसमें एक और बात आपको जाननी ज़रूरी है कि वेव का जो फॉर्मेट रहता है वो इस तरह से रहता है। ये एक वेव ऐसी दिखती है, ट्रांसवर्स वेव की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो पार्टिकल्स है ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म SHM when a wave is passing through the medium। तो ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ये नहीं है, ये जो वेलोसिटी है ये इस वेव की वेलोसिटी है। और पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन हमें पता है, दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एक्शन, दैट इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द SHM। मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की अगर कही जाए तो ये ए ओमेगा, ये पूरा एनालिसिस हमने SHM में देख लिया था। याद रखना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ वेव, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्मिंग SHM। इसके बाद नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। इसमें जो कुछ इक्वेशंस है, पहला जो मेन इक्वेशन हमने डिराइव किया था दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव हैविंग पीरियड t, wavelength lambda, and it is moving towards positive x axis। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। कई बार ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया था, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये भी फॉर्मेट आपको कई बार दिखाई दिया होगा इससे पहले। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो याद रखना ओमेगा इज 2 पाई बाय टी एंड के इज 2 पाई बाय लैम्डा, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में भी कुछ इक्वेशंस अभी देखने हैं तो इसलिए बता रहा हूँ। सो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ अ, ये दोनों इक्वेशन सेम है। कई बार x पहले रहता है, ओमेगा बाद में रहता है, ये भी आपको कई दिखाई देगा कुछ न्यूमेरिकल्स में, बट दैट डजंट मैटर। बस पता ये होना चाहिए कि ओमेगा इज 2 पाई बाय टी एंड दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 2 पाई एंड वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ अ वेव इज a साइन 2 पाई एन टी एक्स बाय लैम्डा। कुछ नहीं किया यहाँ पे, 1 अपॉन टी को n यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा है। देयर इज अनदर फॉर्मेट, अनदर ऐसे और 2-3 फॉर्मेट्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए, बट जहाँ तक MCQs आते हैं मैक्सिमम इसी फॉर्मेट्स में आए हैं। फिर भी आप बाकी फॉर्मेट्स भी याद रखो, ये उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स है इक्वेशन ऑफ अ वेव के। After this they are deriving, not deriving, they have given equation of a wave passing towards negative x direction। तो वो भी सेम है, a sin 2 पाई t upon capital T plus x by lambda। So this is the equation of a wave moving in a negative x direction। यहाँ पे बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, इसे आप याद रख लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट इज whenever a wave is reflected from a denser medium, अगर ये rarer medium है और ये denser medium है, so whenever a wave is reflected from a denser medium, so crest will be reflected as trough and trough will be reflected as crest। That means there is a phase difference of pi radian। Yes, again whenever a wave is reflected traveling in a rarer medium from a denser medium,
देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई रेडियन, इसे याद रखना. इट इज एप्लीकेबल टू ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स वेव की केस में क्या होगा, क्रेस्ट is reflected as trough and trough is reflected as crest. Okay, what about longitudinal waves? Longitudinal waves में compression is reflected as compression and rarefaction is reflected as rarefaction. This may be asked in the form of MCQ कि if there is a longitudinal wave, so if the compression is incident on the boundary of a denser medium, it will be reflected as, so it is reflected as compression only, and rarefaction is reflected as rarefaction only. Next, but overall for both transverse wave as well as longitudinal wave, the phase difference is always pi. You remember this. Next is superposition of wave, and using this superposition of waves we are going to derive bit frequency. So if there are two waves having frequency n1 and n2, and this difference n1 and n2, the difference is not much, that means these two values are very close to each other. In that case, when a sound waves they superimpose at a particular point, then the loudness at that point will go up, that is called as waxing. It will go down, that is called as waning. And this waxing and waning, this is called as bits. So this bit frequency, यानी एक सेकंड में आपकी आवाज़ कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है, इसे कहते हैं bit frequency, and it is given by n1 minus n2, provided n1 is greater than n2, and if it is n2 minus, it may be n2 minus n2 if n2 is greater than n1. अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या क्या टाइप आते हैं वो हमने पहले भी एक बार सॉल्व कर लिए, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि अगर ये आपका ट्यूनिंग फोर्क है और अगर आप ट्यूनिंग फोर्क पे वैक्स लगा देते हो, तो ट्यूनिंग फोर्क पे वैक्स लगाने से उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी. ट्यूनिंग फोर्क पे अगर आप वैक्स लगाते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप ट्यूनिंग फोर्क को फाइल ऑपरेशन कहा जाता है. सो फाइलिंग ऑपरेशन में इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये ऐसे घिस घिस के इसको कम किया जाता है. इसकी वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी. सो वैक्स लगाने से या कोई भी मटेरियल एडिशनल लगाने से उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, एंड फाइल ऑपरेशन से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. इन दो पॉइंट्स को याद रखना. अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं कि देयर आर टू ट्यूनिंग फोर्क ए एंड बी. मान लो कि ए की फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज एंड बी की फ्रीक्वेंसी हमें दी नहीं है, और ये बताया जाता है कि इनिशियली इन दोनों में जो बिट फ्रीक्वेंसी है वो आ रही है 4 हर्ट्ज. यानी डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसीज इज 4 हर्ट्ज. अब ये बताया जाएगा कि ये जो बी है इसके ऊपर हमने वैक्स लगा दिया, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई 2 हर्ट्ज. बिट फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज. अब आप यहाँ देख सकते हैं बिट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो गई और बी के ऊपर हमने वैक्स लगा दिया है. तो अगर मैं मान लो Na माइनस एन बी लिखता हूँ 4, सो इन दिस केस एन बी जो है, अब इस पे वैक्स लगाने से इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी एन बी विल डिक्रीज. अगर एन बी कम होता है तो ये डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये जो आंसर है ये 4 से ज़्यादा, बट ये 4 से ज़्यादा नहीं है, 4 से कम है. इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने एज्यूम किया है वो गलत है. सो करेक्ट इक्वेशन इज एन बी माइनस एन ए इज इक्वल टू 4. And now we can put the value NB minus 200 equal to 4, and therefore NB is equal to 204. तो इस तरह की कंसेप्ट हमें अप्लाई करनी पड़ेगी whenever we are solving questions related to this wax or filing operation on tuning fork.
नेक्स्ट इज Doppler effect. So Doppler effect is the apparent frequency. हाँ, अब Doppler effect है क्या? Basically whenever we have observer and source, so if the source is moving towards observer or observer is moving towards source, or they are moving away from each other, so let n be the frequency of the sound emitted by the source, and the frequency heard by the observer is na. This is the apparent frequency. So whenever there is a relative motion between these two, source and observer, the frequency heard by the observer will be different than the frequency emitted by the source. And the frequency heard by the observer na, this is called as apparent frequency. It is given as v plus minus vo upon v minus plus vs into n. N is actual frequency, v velocity of sound, vo velocity of observer, vs velocity of source. So na, the frequency heard by the observer. So whenever there is a relative motion, you can use this equation. How to use this equation we'll see when we are solving examples based on Doppler effect. So this is all about the theory of wave motion. चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसलिए इसकी थियरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है. हार्डली 3 मेन टॉपिक्स है: बिट फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन ऑफ अ वेव एंड डॉपलर इफेक्ट. अब हम बात करते हैं इसके एमसीक्यूज की. तो इसमें पहला जो एमसीक्यू है वो है ट्यूनिंग फोर्क मेक्स 256 वाइब्रेशंस पर सेकंड इन एयर. ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दी है, दैट इज 256. When the velocity of sound is 330 मीटर पर सेकंड, then the wavelength of the tone emitted is, जैसे मैंने पहले ही इक्वेशन बताया था, यहाँ wavelength पूछी गई है and velocity is 330 मीटर पर सेकंड. Then v is equal to n lambda, and therefore lambda is equal to v by n. It is 330 upon 256. The answer for this calculation is 1.29 meters. So very easy question, but पता होना चाहिए कि velocity is equal to frequency into wavelength. आगे बढ़ते हैं. इसमें मेन पार्ट था कैलकुलेशंस का. Next is, if the velocity of radio wave is 3 into 10 raised to 5 kilometer per second, the frequency corresponding to wavelength of 300 meter is. Okay, so in this case, velocity of radio waves is, second question, v 3 into 10 raised to 5 किलोमीटर पर सेकंड. एक काम करते इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो 3 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, यानी इट इज 3 इंटू 10⁸, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड. एंड वेवलेंथ इज 3 इंटू 10⁻² मीटर, 300 मीटर. वेवलेंथ गिवन इज 300 मीटर. So frequency is v by lambda. So 3 into 10⁸ divided by 3 into 10⁻². So here frequency is 10⁶ hertz. That means 1 megahertz is the answer. Option is C. Question number 3. Speed of wave in a medium is 760 meter per second. If 360 waves are passing through a point in a medium in 2 minutes, then its wavelength is. Speed of wave दिया है, so velocity is 760
मीटर पर सेकंड, और उन्होंने कहा है कि 2 मिनट में 3600 वेव्स पास हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी जो है 3600 अपॉन 60, सो ये जो आंसर आ रहा है दैट इज 60 हर्ट्स। ये है फ्रीक्वेंसी, नहीं गलत हो गया, गलत ये है कि ये 2 मिनट्स में हो रहा है, 2 इंटू 60। सो आपका आंसर यहाँ पे 30 हर्ट्स आना चाहिए। 3600 साइकिल्स 2 मिनट में यानी 2 इंटू 60 सेकंड्स में जा रहे हैं, तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स हो जाएंगे? 30 साइकिल्स, यानी 30 हर्ट्स इज द फ्रीक्वेंसी। पूछा गया है यहाँ पे वेवलेंथ पूछी गई है। सो वेवलेंथ अगेन लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एन, 760 डिवाइडेड बाय 30। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज अराउंड 25.3 यानी आपका आंसर है सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। The equation of a sound wave is y is equal to 0.005 sine of 60 is 2.8x plus 316t. Find the wavelength of this wave. Okay. So जैसे मैंने कहा था कि वेवलेंथ जो है इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ y is equal to a sine of kx minus omega t. So here k is 2 pi by lambda. K is 2 pi by lambda. So k की वैल्यू यहाँ पे जो दिखाई दे रही है that is 1.57. So 1.57 is equal to 2 pi by lambda. So lambda is 2 pi upon 1.57. क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे बात हो रही है क्या? नहीं, सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू दी गई है, यहाँ वेवलेंथ पूछे है, k इज 62.8, 2 पाई बाय लैम्डा इज 62.8, लैम्डा इज 2 पाई अपॉन 62.8। ये 2 पाई की वैल्यू 6.28 रहेगी और ये 62.8, तो ये 1/10, सो इट इज 0.1 मीटर। ये आपका आंसर है, ऑप्शन इज सी, 4th सी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज y is equal to 0.3 e sin of 314t plus 1.57x the velocity of wave will be। अब ध्यान दो यहाँ पे, ओमेगा is 314 and k is 1.57। अगर मैं कंपेयर करता हूँ y is equal to a sin of ओमेगा टी माइनस के एक्स, सो इन दैट केस ये जो ओमेगा है दैट इज 314 एंड के इज 1.57। वेलोसिटी पूछी गई है। अब मुझे पता है कि ओमेगा इज 2 पाई एम एंड दैट इज 314, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 314 अपॉन 2 पाई एंड k is 2 pi by lambda that is equal to 1.57 or therefore lambda is equal to 2 pi upon 1.57. Velocity is n lambda, so n is 314 upon 2 pi and lambda is 2 pi upon 1.57। यहाँ पे अगर ये 2 pi कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी जो हमें यहाँ पे मिल रही है दैट इज अराउंड 200 मीटर पर सेकंड। आपका जो आंसर है, ओके, यहाँ यूनिट मेंशन नहीं किया है तो 200 यूनिट ये आपका आंसर आना चाहिए, तो 5 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ बढ़ते हैं अभी। Question number 6. Velocity of sound waves in air is 330 meter per second. For a particular sound in air, the path difference of 40 centimeter is equivalent to phase difference of 1.6 pi. The frequency of this wave is, सबसे पहले यहाँ पे velocity दी है, so velocity question number 6, velocity दी है 330 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उनका कहना ये है कि पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर x इक्वल टू 0.4 मीटर, उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग जो पाथ फेज डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.6 पाई, और उन्होंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी है। हमें पता है कि ये जो फेज डिफरेंस है इसके लिए है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये इक्वेशन है फेज डिफरेंस के लिए। फाई कैन बी गिवन एज 2 पाई एक्स बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू 1.6 पाई। सो 2 पाई इंटू 0.4, एक्स की वैल्यू 0.4 अपॉन लैम्डा इज 1.6 पाई। तो लैम्डा जो है मुझे मिल रहा है यहाँ पे that is 1/2, lambda which I am getting here is 1/2। और यहाँ पे पूछी गई है फ्रीक्वेंसी। सो अब वेवलेंथ हमें मिल गई है, वेलोसिटी हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा, सो 330 अपॉन 1/2, आपका आंसर आ रहा है 660। सो आंसर इज बी, 6 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में द नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड बाय वाइब्रेशंस x1 एंड x2 दिए हैं आर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओमेगा 1 इज 320 पाई, सो 2 पाई n1 इज 320 पाई, पाई पाई कैंसल, n1 इज 160 आ रहा है, एंड ओमेगा 2 जो है, ओमेगा 2 दिया है 326 पाई, यानी 2 पाई n2 इज 326 पाई, पाई पाई कैंसल, n2 इज इक्वल टू 163। ये आपकी दूसरी फ्रीक्वेंसी आ रही है, और इसीलिए जो बिट फ्रीक्वेंसी है, बिट फ्रीक्वेंसी इज n2 माइनस n1, सो 163 माइनस 160, आपका जो आंसर आ रहा है वो है 3 हर्ट्ज। ऑप्शन इज सी, 7th का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 8। द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन, इक्वेशन दिया है x/4 10t minus 5/2 where x and y are in meters and t is in second. The maximum velocity of the particle of the medium due to this wave is, maximum velocity of particle पूछी है। अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, सो ओमेगा t का जो मल्टीप्लाई है ओमेगा, ओमेगा इज 10, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड इज 3। So V max, maximum velocity of the particle is a omega, so it is 3 into 10, 30 मीटर पर सेकंड। ये जो ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, equation of the wave is y is equal to sine of pi 0.5x minus 200t where x and y are expressed in centimeter and t in second. The wave velocity is, वेव वेलोसिटी पूछी है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको
पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू 2 साइन पाई 0.5x माइनस 200t। ठीक, ये आपके पास इक्वेशन है। नाउ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है क्योंकि यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई चाहिए, तो 2 साइन 2 पाई, तो मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0.25x माइनस 100t। सो 2 साइन 2 पाई, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 0.25 कैन बी रिटन एज 1/4, और ये n t यानी 100 कैन बी टेकन एज n। सो n इज इक्वल टू 100 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 4। अगर आप ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हो तो यहाँ पे 2 पाई बाहर आने के बाद ये जो मल्टीप्लायर t का बचेगा, इट विल बी फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये t अपॉन 100 रहता तो वो रहता पीरियड, बट ये 100t है एंड ये x बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा है 4, तो ये वेव वेलोसिटी जो है इट इज 4 इंटू 100। आपका आंसर आ रहा है 400। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, so question number 10 is a wave of frequency 500 hertz has a velocity of 360 meter per second. The distance between two nearest point which are 60 degree out of phase is, ठीक है, तो डिस्टेंस पूछा है, 60 डिग्री का फेज डिफरेंस दिया है। सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरी है हमें वेवलेंथ निकालना, तो क्वेश्चन नंबर 10 वेवलेंथ इज v बाय एन, वेलोसिटी है आपकी 360 एंड आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 500, सो ये 36/50 ये वेवलेंथ आ रही है। नाउ हमें पता है कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। फेज डिफरेंस जो दिया है वो दिया है 60 डिग्री यानी पाई बाय 3, 2 पाई एक्स हमें पूछा है, लैम्डा हमने निकाल लिया है। सो देयरफॉर अब यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 2x बाय लैम्डा, देयरफॉर x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 6, तो 1/6 36/50। सो ये आपका जो आंसर आ रहा है वो है 6/50। x इज इक्वल टू 6/50 यानी अप्रोक्सीमेटली नहीं, ये जल्दी हो जाएंगे, 0.12 मीटर आ रहा है, यानी 12 सेंटीमीटर ये आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन है सी, सो 10 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, question number 11 is the displacement of progressive wave is described by equation y is equal to 5 sin of 60t plus 2x where x and y are in meter and t in second. This wave has अब अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें कि इक्वेशन क्या दिया है। इक्वेशन दिया है 5 sin of 60t प्लस 2x। अब जो कि बीच में साइन प्लस है, इसका मतलब द वेव इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव, निगेटिव एक्स एक्सिस। वेव इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, ये याद रखना। उसके बाद अब कंपेयर करने के बाद यहाँ पता चलता है कि ओमेगा इज 60 एंड के इज 2, यानी 2 पाई n is 60, so therefore n is equal to 60 upon 2 पाई, यानी ये 30 अपॉन पाई, तो फ्रीक्वेंसी है 30 अपॉन पाई
एंड यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू पाई आ रहा है। अब ये वैल्यूज मिल गई तो यहाँ पे इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करने वाला एक ही ऑप्शन मिलता है और वो है सी, क्योंकि पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि द वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई, नहीं वेवलेंथ पाई आ रही है तो पहला ऑप्शन गलत है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू पाई बाय 15, नहीं टाइम पीरियड आएगा आपका पाई बाय 30, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 30 अपॉन पाई आ रही है। और जो ऑप्शन डी है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 15 अपॉन पाई, वो भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, लेट अस कंफर्म कि क्या वो बराबर है या नहीं। तो सी के लिए देख लो, वेलोसिटी इज एन लैम्डा, सो 30 अपॉन पाई इंटू पाई, आपका आंसर आ रहा है 30 ईयर्स। तो वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग निगेटिव एक्स डायरेक्शन। वो हमने पहले ही डिराइव कर लिया कि वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, Question number 12. When a sound wave of frequency 300 Hz passes through a medium, the maximum displacement of the particle of the medium is 0.1 centimeter. Frequency दी है 300 Hz, एम्पलीट्यूड दी है 0.1 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, अब मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स हमें पता है वो है ए ओमेगा, सो 0.1 ओमेगा 2 पाई इंटू 300, सो ये 30 हो जाएगा, 0.1 इंटू 330, 30 इंटू 2 60 पाई। कोई ऑप्शन है अपने पास? यस, इट इज ऑप्शन ए। 12th का जो आंसर आ रहा है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। Yes, question number 13. Wave travels in the medium according to the equation of displacement given by y is equal to 0.03 sine of pi 2t minus 0.01x। ये इक्वेशन दिया है और पूछा गया है द वेवलेंथ ऑफ वेव इज, ठीक है। सो वेवलेंथ ऑफ वेव 0.03 साइन ऑफ, सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई, क्योंकि ये पाई है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए 2 पाई चाहिए। 2 कॉमन लिया, इट इज 2 टी माइनस 0.01 एक्स बाय 2। अगर मैं कंपेयर कर सकता हूँ इसको ए साइन ऑफ 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा से, तो यहाँ पे जो लैम्डा मुझे मिल रहा है दैट इज 2 अपॉन 0.01। तो ये जो वेवलेंथ मुझे मिल रही है दैट इज 200। ऑप्शंस है कि आपके पास ऐसा कोई? यस, ऑप्शन इज ए। सो 13 का जो आंसर आ रहा है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 14 में y1 is equal to 10 sine of 3 pi t minus pi by 3 and y2 is equal to 5 sine of 3 pi t plus root 3 cos of 3 pi t। और पूछा है देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा गया है। डायरेक्टली मत करना 10/5 2/1 ऐसा नहीं रहेगा, पहले देखना पड़ेगा कि ये इधर जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो ये 5 और यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे मैं इसको 1 एज्यूम करता हूँ। सो 1 कैन बी रिटन एज ए कॉस ऑफ 3 कॉस ऑफ 5 में बोल देता हूँ, कॉस ऑफ 5 इंटू साइन ऑफ 3 पाई टी। एंड ये जो √3 है, √3 की जगह पे मैं ए साइन ऑफ 5 कॉस ऑफ 3 पाई टी की तरह लिख देता हूँ।
तो जो कि ये ए कॉमन है 5a, और ये बन जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 3πt प्लस 5। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब ये ए हमें निकालना है, तो ए जो कि है cos phi, a cos phi it is equal to 1, and a sin phi it is equal to √3। अगर हम इसको स्क्वायर करके ऐड करते हो तो स्क्वायर करके ऐड करने के बाद ये cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, सो a स्क्वायर इज 4, a इज 2। सो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रही है, सेकंड एम्पलीट्यूड, वो आ रही है 5 इंटू 2, और 5 इंटू 2 दैट इज 10, और ये भी 10 है। एम्पलीट्यूड का जो रेशियो आ रहा है वो 10/10 आ रहा है। आपका आंसर 1/1 आ रहा है। सो द ऑप्शन इज बी। 14 का जो आंसर है दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द adjacent piano keys are struck simultaneously. The notes emitted by them have frequencies f1 and f2. Then the number of beats heard per second is। अब यार ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। द बिट फ्रीक्वेंसीज पूछी गई है यहाँ पे, तो बिट फ्रीक्वेंसी नेचुरली 15 का जो आंसर है दैट इज f1 माइनस f2, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है बिट फ्रीक्वेंसी का। ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is two tuning forks A and B give 4 beats per second when sounded together. If A is loaded with wax, if fork B is loaded with wax, 8 beats per second are heard। सबसे पहले तो जान लो कि A and B दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, and A be the frequency of ट्यूनिंग फोर्क है, and B be the frequency of ट्यूनिंग फोर्क B, और NA माइनस NB हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इक्वेशन है, और ये इनिशियल कंडीशन है कि दोनों जो बिट्स दे रही है वो 4 बिट्स दे रही है पर सेकंड। सो दैट्स व्हाई आई हैव एज्यूम इक्वेशन NA माइनस NB इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब जो ट्यूनिंग फोर्क B है उसके ऊपर हमने वैक्स लगा दिया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। सो NA माइनस NB डैश, अब ये वैक्स लगाने के बाद ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो ये 8 आ रहा है, बराबर है। वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो ये जो इक्वेशन हमने एज्यूम किया था वो बराबर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होने के बाद ये सब्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगी। सो ये इक्वेशन बराबर है जो हमने एज्यूम किया है, एंड दैट्स व्हाई एन ए मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी इज गिवन 320। सो 320 माइनस NB इज इक्वल टू 4, एंड देयरफॉर NB इज इक्वल टू 320 माइनस 4, 316। ये आपका आंसर आ रहा है 16 का। सो ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन इज सी। Question number 17. A set of tuning forks are arranged in ascending order of frequency. Each tuning fork gives 5 beats per second with the preceding one. If the frequency of first fork is 100, यानी ये जो जनरल GP आप जिसे बोलते हो, जनरल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, सॉरी, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हो दैट इज nth टर्म is equal to first term into n minus 1 into d. Here this is nth term, that means in this case मैं ये बोल सकता हूँ this is the frequency of last tuning fork, this is the frequency of first tuning fork, n is the total number of tuning fork जो कि पूछा गया है, और ये d यानी कॉमन डिफरेंस। तो हर दो ट्यूनिंग फोर्स के बीच में फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 5। सो AN, और लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की भी फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से दी है, और वो दी है 150। सो AN इज 150। इनिशियल ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी दी है वो है 100,
और ये जो दिया है ये भी दिया है, ये दिया है 5। सो ये 150 माइनस 100 50, n माइनस 1 5। सो देयरफॉर n माइनस 1 जो आ रहा है वो है 10 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 11। आपका आंसर है 11। ये ऑप्शन है बी, 17 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, मेरे ख्याल से दो वेवलेंथ दी है 92/157 एंड 92/155, ठीक है। प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकंड व्हेन अलाउड टू सुपर इम्पोज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज। अब सबसे पहले हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा। सो दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो डिफरेंस है, सो n1 माइनस n2 जो है बिट फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन एज 8 बिट पर सेकंड। यानी n1 इज ग्रेटर देन n2, तो इस तरह से ही नंबर्स हमें लेने हैं। तो यहाँ पे मैं जो n1 लूँगा दैट इज 157, या फिर मैं डिटेल में बता देता हूँ इसको ज़रा और एक दो स्टेप बढ़ा देते हैं। n1, सो ये लेट v बी द वेलोसिटी, और यहाँ पे जो लैम्डा 1 में लूँगा दैट इज 92/157, दिस इज लैम्डा 1। यहाँ पे v 92 डिवाइडेड बाय 155 इज इक्वल टू 8। अब ये हो जाएगा 157v बाय 92 और ये 155v बाय 92 इक्वल टू 8। 157 माइनस 155 2v बाय 92 इज इक्वल टू 8। और ये सब करने के बाद ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, वी आर गेटिंग इक्वल टू 368 मीटर पर सेकंड, जो कि है ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आपको ऑप्शन मिल रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 19, a source x of unknown frequency produces 8 bits with the source 250 hertz and 12 bits with the source of 270 hertz. The frequency of source is basically कुछ खास करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी x माइनस 250 इज इक्वल टू 8 एंड 270 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशंस हमें मिलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंडीशंस दी है उसके हिसाब से x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 270 एंड 250 एट अ टाइम। जो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे कंडीशंस दी है उस हिसाब से x जो है वो 250 एंड 270 दोनों से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो वो एक से ग्रेटर रहेगा और एक से कम रहेगा, इसलिए x 250 से ग्रेटर है और 270 से कम आ जाएगा। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली एक ही वैल्यू है वहाँ पे, और वो है 258। तो इसलिए आपका जो आंसर आ रहा है वो है आंसर ए, 19 का आंसर है ए। आप वैल्यूज पुट करके कंफर्म भी कर सकते हो डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 20, two tuning forks, one of frequency 250 hertz and other of unknown frequency, when sounds together give 6 bits per second, when little wax is put on the tip of fork of frequency 256। अब 256 जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसी के ऊपर अपने वैक्स लगा दिया तो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो है 7 पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फोर्क इज, ठीक है, पहली जो बिट फ्रीक्वेंसी है वो है 6। तो मैं अगर ऐसा लिखता हूँ लेट n विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फोर्क, तो ये 256 माइनस n इज इक्वल टू 6। अब ये जो 256 वाला जो ट्यूनिंग फोर्क है इसको हमने वैक्स लगा दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। लेट दैट फ्रीक्वेंसी बी n डैश, सो n डैश माइनस n इज 7। पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब आप इसके ऊपर वैक्स लगाओगे तो वैक्स लगाने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और ये फ्रीक्वेंसी कम होने से ये जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो 6 से कम चाहिए।
बट ये 6 से ज़्यादा आ रहा है, यानी ये जो इक्वेशन हमने एज्यूम किया है वो गलत है। तो हमारा करेक्ट इक्वेशन होना चाहिए n माइनस 256 इज इक्वल टू 6 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 6 प्लस 256। आपका जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो है 262। सो द ऑप्शन इज बी, 20 ऑप्शन इज बी। Question number 21. Two waves of wavelength 2 meter and 2.02 meter respectively moving with the same velocity superimposed to produce 2 beats per second. Velocity of a wave is ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 है। सो ये फिर से आएगा v/2 माइनस v/2.02 यानी n1 माइनस n2। ये है n1 v बाय लैम्डा, ये है n2 v बाय लैम्डा 1 माइनस v बाय लैम्डा 2, n1 माइनस n2। और जो बिट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है ये है 2। ओके, और अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। सो ये कैलकुलेशंस आप आई होप आप कर सकते हो। थोड़े आधे करके दे रहा हूँ, बाकी आप कर लो। ये v अपॉन v इंटू 2.02 माइनस 2/2 इंटू सो 0.02v अपॉन 4.04 इज इक्वल टू 2। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपको वेलोसिटी 21 में मिल रही है दैट इज इक्वल टू 404 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 22। Two tuning forks A and B vibrating simultaneously produce 5 beats. Frequency of B is 512. It is seen that if the one arm of A is filed, then the number of bits increases. Frequency of A will be. अब NB माइनस NA इज इक्वल टू 5, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। तो अगर मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, बाद में जो बिट्स सुनाई दे रही है, ठीक है। अब ए को हमने फाइल किया, फाइल करने के बाद जैसे मैंने बताया कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एन बी माइनस एन डैश जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि बिट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आंसर 5 से ज़्यादा आ रहा है, यानी जो हमने इक्वेशन एज्यूम किया वो गलत है। सो इट इज़ एन ए माइनस एन बी इज इक्वल टू 5, ये चाहिए। बी इज़ 512, सो एन ए माइनस 512 इज़ 5 and therefore NA is 512 plus 5, ये 517, ये आपका आंसर आएगा। आंसर इज बी। सो 22 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 23 के आगे बढ़ते हैं अभी। इज A source and an observer moves away from each other, ठीक है, with a velocity of 10 meter per second with respect of ground. If observer finds the frequency of sound coming from the source is 1950, apparent frequency दी है 1950 hertz, then the actual frequency of source is, actual frequency पूछी गई है, ठीक है। इसके लिए जो इक्वेशन हम यूज करेंगे एन ए इज इक्वल टू वी। अब सोर्स एंड ऑब्जर्वर ये जो दिए हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो ये वी माइनस वी हो जाएगा, और जब सोर्स भी दूर जा रहा है तो वी प्लस वी एस हो जाएगा। इसे आप समझ लो पहले, वी माइनस वी ओ और यहाँ पे वी प्लस वी एस। ऑब्जर्वर अगर सोर्स से दूर जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा वी ओ, सोर्स अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। अब
आगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड दी है 1950, दिस इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, अपरेंट फ्रीक्वेंसी दी है 1950, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340, सो ये 340 माइनस ये 10 दिया है, दोनों की वेलोसिटी ऑब्जर्वर एंड सोर्स दोनों की वेलोसिटी जो है वो 10 दी है, और ये है 340 प्लस 10, और उन्होंने पूछी है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स, तो ये 1950 ये 330 अपॉन 350 इंटू n इज इक्वल टू 1950 इंटू 350 अपॉन 330। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा दैट इज आंसर यहाँ पे जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर है 23 का जो आंसर है दैट इज 2068। टू 2068 23 का आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24 is a source of sound is traveling with a velocity of 40 km per hour toward the stationary observer and emits a sound frequency of 2000 Hz. If the velocity of sound is 12200 km per hour, then what is the apparent frequency heard by the observer? ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों किलोमीटर पर आवर में दिए हैं और दोनों का रेशो ही हम हमेशा लेते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एन। सो v वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1220 डिवाइडेड बाय 1220 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स is 40 into actual frequency emitted is 2000, 1220 और ये 1180 into 2000, सो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन यहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन से 2068 यही आंसर मिलेगा, बट ये जो आंसर है ये अभी है ऑप्शन ए में। सो 24 का जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। A person feels 2.5% difference of frequency of motor car horn. If the motor car is moving to the person and the velocity of sound is 320, then the velocity of car will be approximately, ठीक है, 2.5 डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी क्या? अब यहाँ पे बताइए कि पर्सन पे जब है ना फ्रीक्वेंसी कार मूविंग टू द पर्सन, यानी जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर। तो यहाँ पे जो परसेंटेज हमें लेना है वो इस प्रकार से, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2.5%, यानी 2.5 अपॉन 100। सो ये NA बाय N माइनस 1 इज 2.5 बाय 100। ये है सिंप्लीफिकेशन। ये बाय सेपरेटिंग डिनोमिनेटर में मैंने NA बाय NA माइनस 1 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 100 ये ले लिया है। नाउ जो फॉर्मूला हमें यूज करना है दैट इज NA इज इक्वल टू V माइनस VS इंटू N। सो देयरफॉर NA बाय N इज V अपॉन V माइनस VS, ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये NA बाय N की जगह आपको अगर आप V अपॉन V माइनस VS यहाँ सब्सटीट्यूट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है, और वो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे दी गई है दैट इज 320। सो जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स आपको चाहिए वो आपको अप्रोक्सीमेटली मिल रही है 8 मीटर पर सेकंड।
ऑप्शन ए, 25 का आंसर है ए। आई होप ये कैलकुलेशंस आप कर लोगे और पक्का करो, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो ये आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बाय साइड ऑफ अ रोड नोटिसेस दैट द रेशियो ऑफ अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न of an approaching car to receding car is 41/40, then the ratio of speed of car to the sound is NA1. This is the apparent frequency when the car is approaching observer. So in that case the equation is V upon V minus Vs into N. NA2, this is the frequency when the car is moving away from the observer, so it is V plus Vs into N. ठीक है, तो ये जो रेशियो उन्होंने दिया है Na1 बाय Na2 वो दिया है 41/40, तो अगर मैं इनका रेशियो लेता हूँ दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा V प्लस Vs अपॉन V माइनस Vs, Nn कैंसिल हो रहा है और ये दिया है 41/40। अब देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू साउंड इज, अब ये आई हो ठीक है, ये कर लेते हैं 41V माइनस 41Vs इज इक्वल टू 40V प्लस 40Vs। अब ये माइनस 41Vs को मैं उधर लेके जाता हूँ, सो 41V माइनस 40V इज इक्वल टू 40 प्लस 41Vs। ये आ रहा है V 41 माइनस 40V एंड दिस इज ये 40Vs है, सो ये आएगा 81Vs। सो देयरफॉर रेशियो किसका पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू साउंड यानी Vs/V पूछा है, तो Vs/V आ रहा है आपका 1/81। आपका जो ऑप्शन है दैट इज 1/81, यानी ऑप्शन डी आ रहा है, 26 का ऑप्शन डी आ रहा है। यहाँ थोड़ा संभल जाना क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए हैं, 1/81 भी दिया है और 81/1 भी दिया है, तो दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपका थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, गलती के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। सो बी अलर्ट इन दिस प्रॉब्लम। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, दिस इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द कार इज मूविंग रादर अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर। दिस इज apparent frequency when the same car is moving away from the observer, और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो दिया है वो दिया है 41/40, यानी अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हो तो बस बचेगा क्या, V प्लस Vs अपॉन V माइनस Vs, और इसको बाद में हमने सिंप्लीफाई किया, हमें Vs/V यानी रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार टू वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना था, जो कि हमें मिल रहा है 1/81। सो ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद आपको जो आंसर मिल रहा है दैट इज आंसर डी। ये कैलकुलेशन जो है ये बहुत फास्ट करने पड़ेंगे क्योंकि डॉपलर इफेक्ट जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सीईटी के लिए। सो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, दैट्स इट। सो ये थोड़ी बहुत रिवीजन थी आपके चैप्टर वेव मोशन के लिए। इसमें जो 3 मेन पार्ट्स मैंने पूछे हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ वेव, दूसरा है बिट फ्रीक्वेंसी और तीसरा है डॉपलर इफेक्ट। बिट फ्रीक्वेंसी पे भी याद रखना, वैक्स लगाने से ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फाइल करने से ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये तीनों चीज़ें याद रखना। एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।